आज हम झारखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी यानी देवघर की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी जगह की कहानी बताते हैं जहां एक तरफ तो आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की प्राचीन आस्था है और दूसरी तरफ 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की महत्वाकांक्षा। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। और ये विरोधाभास ये तो इसके नाम से ही शुरू हो जाता है। देवघर, देव और घर, देवताओं का निवास स्थान, ये नाम ही इस जगह की पहचान की नींव है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहा है। इतिहास के हर दौर में इसकी एक रणनीतिक भूमिका भी रही है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि देवघर अपनी इस प्राचीन पहचान को बनाए रखते हुए एक आधुनिक आर्थिक केंद्र बनने की कोशिश कैसे कर रहा है। चलिए इस सफर की शुरुआत इसके भूगोल और प्रशासनिक नींव से करते हैं। ठीक है, तो देवघर एक जिले के रूप में बहुत पुराना नहीं है। स्रोतों के मुताबिक 1 जून 1983 को इसे संथाल परगना जिले से अलग किया गया था। ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यहाँ की जमीन पथरीली और ऊंची नीची है। और इसकी भौगोलिक स्थिति में देख रहा हूं कि ये बिहार की सीमा से सटा हुआ है। उत्तर में बांका और जमुई, दक्षिण में जामताड़ा, पूर्व में दुमका और पश्चिम में गिरिडीह। ये स्थिति इसे रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण बनाती होगी? बहुत ज्यादा। बिहार से इतनी करीबी का मतलब है कि ये सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि एक बड़े अंतर्राज्यीय क्षेत्र के लिए एक केंद्र बन जाता है। चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या फिर व्यापार। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2477 वर्ग किलोमीटर है और प्रशासनिक तौर पर ये 2 अनुमंडलों देवघर और मधुपुर और 10 प्रखंडों में बटा हुआ है। स्रोतों में यहाँ की नदियों को जीवन रेखा कहा गया है, अजय और मयूराक्षी। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मयूराक्षी नदी जो इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका उद्गम देवघर की प्रसिद्ध त्रिकुट पहाड़ी से ही होता है। अच्छा, ये वही पहाड़ी है जो पर्यटन के लिए जानी जाती है? बिल्कुल। तो आप देखिए, प्रकृति और आस्था यहाँ एक दूसरे से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी जिस पहाड़ी पर लोग घूमने जाते हैं वहीं से एक पूरी नदी निकलती है जो आगे चलकर हजारों लोगों के जीवन का आधार बनती है। और इन नदियों पर सिंचाई परियोजनाएं भी चल रही हैं। बिल्कुल। पुनासी जलाशय परियोजना और सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जैसी बड़ी परियोजनाएं इसी क्षेत्र की कृषि को सहारा देने के लिए बनाई गई हैं। ये परियोजनाएं दिखाती हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आधुनिक विकास के लिए किया जा रहा है। तो ये भूगोल एक मंच तैयार करता है जिस पर हजारों साल का इतिहास खेला गया है। स्रोत हमें प्राचीन काल में ले जाते हैं जब इसे हरित की वन और केत की वन जैसे नामों से जाना जाता था। ये नाम तो इसकी प्राचीन आध्यात्मिक जड़ों की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। और फिर इतिहास करवट लेता है। 1201 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे अपने बंगाल और बिहार विजय अभियान के दौरान एक सैन्य अड्डा या कहीं की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि इसका रणनीतिक महत्व बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। फिर एक लंबा समय बीतता है और 1596 में गिद्धौर के महाराजा पूरनमल बाबा बैद्यनाथ मंदिर के उस स्वरूप का निर्माण करवाते हैं जिसे आज हम देखते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से इसका कनेक्शन। स्रोतों में इस पर खास जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली घटना है। हाँ, झारखंड में 1857 के सिपाही विद्रोह की पहली चिंगारी देवघर के रोहिणी गांव से ही भड़की थी। अच्छा। हाँ, ये 12 जून 1857 को हुआ, यानी मेरठ विद्रोह के लगभग 1 महीने बाद। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ से राष्ट्रीय चेतना की आवाजें भी उठ रही थीं। ये देवघर के चरित्र का एक कम जाना पहचाना लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत सलामत अली, अमानत अली और शेख हारों का जिक्र करते हैं जिन्हें फांसी दे दी गई थी। बिल्कुल। भले ही उस विद्रोह को वहां दबा दिया गया, लेकिन इसने पूरे छोटा नागपुर पठार में क्रांति की आग फैला दी। इसने इस क्षेत्र को हमेशा के लिए स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर अंकित कर दिया। ये दिखाता है कि इस धरती में एक विद्रोही भावना भी रही है। और ये वैचारिक क्रांति सिर्फ विद्रोह तक ही सीमित नहीं थी। एक मिनट, तो स्वराज शब्द जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बना, उसका पहला जिक्र देवघर से जुड़े एक लेखक सखाराम गणेश देवस्कर की
1904 की किताब देशेर कथा में हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी और कम जानी पहचानी बात है। हाँ, ये एक असाधारण तथ्य है। ये देवघर को भारतीय राष्ट्रवाद के बौद्धिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। और फिर इसी जमीन पर 1946 में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा सत्संग नगर की स्थापना होती है, जो आज एक विशाल आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आस्था, विद्रोह और विचार तीनों धाराएं एक साथ बह रही हैं। यह इतिहास तो वाकई कमाल का है, जिसने जमीन की पहचान गढ़ी है। पर आज इस पहचान को जीने वाले लोग कौन हैं? स्रोत हमें 2011 की जनगणना की ओर ले जाते हैं, जो यहाँ के समाज की एक तस्वीर खींचती है। 2011 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 14.92 लाख थी। लेकिन जो आंकड़ा ध्यान खींचता है वो है जनसंख्या घनत्व 602 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राज्य में 5वां सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा लिंगानुपात का है। कुल लिंगानुपात 925 है, जो राज्य के औसत 948 से कम है। लेकिन शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों का, वो 950 है, जो बेहतर है। क्या स्रोत इस विरोधाभास पर कोई रोशनी डालते हैं? क्या ये किसी हालिया सामाजिक बदलाव का संकेत है? स्रोत सीधे तौर पर इसका कारण नहीं बताते, लेकिन यह एक सकारात्मक संकेत जरूर है। यह इस ओर इशारा कर सकता है कि हाल के वर्षों में बेटियों के जन्म को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ है, या स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर पहुंच ने शिशु मृत्यु दर, खासकर बच्चियों की, को कम किया है। यह परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन का एक जमीनी उदाहरण हो सकता है। और यहाँ की सामाजिक बुनावट कैसी है? भाषा और समुदाय के बारे में क्या जानकारी है? यहाँ अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी 12.74% और अनुसूचित जनजाति यानी ST की 12.13% है, जिनमें संथाल समुदाय प्रमुख है। यह एक विविध समाज को दर्शाता है। भाषा के मामले में अंगिका सबसे प्रमुख भाषा है, जिसे लगभग 65% लोग बोलते हैं। इसके बाद खोरठा और संथाली का स्थान आता है। चलिए अब उस केंद्र बिंदु पर आते हैं जो देवघर को देवघर बनाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम। ये स्थान वाकई अद्वितीय है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, और साथ ही 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। स्रोतों के अनुसार ये भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में है। इसका मतलब है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा एक साथ मौजूद है। पौराणिक कथा कहती है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये अनूठा संगम मंदिर की परंपराओं में भी झलकता है। इसके 72 फीट ऊंचे शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल स्थापित है, जिसे एक सुरक्षा कवच माना जाता है। और क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ है, इसलिए यहाँ शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, जो आमतौर पर दूसरे शिव मंदिरों में नहीं देखी जाती। और इसी आस्था का सबसे बड़ा रूप हमें श्रावणी मेले में देखने को मिलता है, जिसे एशिया का सबसे लंबा मेला कहा जाता है। ये 1 महीने तक चलने वाला आस्था का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, वो बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी से जल उठाते हैं और 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देवघर पहुंचते हैं। और अब इस सदियों पुरानी परंपरा में भी आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है। डिजिटल मेला की अवधारणा, ये क्या है? 2023 से भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड का इस्तेमाल शुरू किया गया है। हर श्रद्धालु को एक बैंड दिया जाता है, जिससे अधिकारियों को उनकी लोकेशन ट्रैक करने और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासन परंपरा को सुगम बनाने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहा है। ये बहुत फैसिनेट्स करता है कि कैसे ये गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा आधुनिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ मौजूद है। स्रोत बताते हैं कि देवघर अब सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ आर्थिक केंद्र भी है। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवीपुर में विकसित हो रहा प्लास्टिक पार्क है। यह लगभग 150 एकड़ में फैला है और इसमें 120 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। यहाँ प्लास्टिक फर्नीचर, पाइप और दूसरे घरेलू सामान बनाने वाली इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। उम्मीद है कि 2025 तक ये पूरी तरह से काम करने लगेगा। तो ये सीधे तौर पर औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का क्या?
चित्रा कोयला खदान क्षेत्र में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले का खनन किया जाता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसके अलावा यहाँ चीन मिट्टी यानी चाइना क्ले और क्वार्ट्जाइट जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो औद्योगिक विकास की नींव रखते हैं। स्रोतों में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना का भी जिक्र है, और देवघर के लिए ये उत्पाद कुछ ऐसा है जो इसकी पहचान से जुड़ा है, पेड़ा। हाँ, बाबा धाम पेड़ा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि एक ब्रांड है, और अब इसे एक औपचारिक पहचान देने की कोशिश हो रही है। 2025 तक इसे GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। GI टैग किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता की गारंटी देता है। ये एक तरह का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो ये प्रमाणित करता है कि वो उत्पाद उसी क्षेत्र में बना है और उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा है। जैसे दार्जिलिंग चाय को मिला है। बिल्कुल, या कांचीपुरम साड़ी। पेड़े को GI टैग मिलने से न केवल इसकी प्रामाणिकता बढ़ेगी बल्कि ये इसे एक वैश्विक पहचान भी देगा। इस पूरे आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, और यहाँ देवघर ने बड़ी छलांग लगाई है। सबसे बड़ी छलांग है देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को हुआ। इसने संथाल परगना क्षेत्र को सीधे देश के बड़े शहरों से जोड़ दिया है, और हाल ही में अप्रैल 2024 में DGCA से नाइट लैंडिंग की अनुमति भी मिल गई, जिसके 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। तो एक तरफ 108 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले कांवड़िए और दूसरी तरफ नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला हवाई अड्डा। ये विरोधाभासी शायद देवघर की आज की पहचान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और इसी में जुड़ता है एम्स देवघर। ये न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी बिहार और पश्चिम बंगाल के मरीजों के लिए भी एक जीवन रेखा बन गया है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन विकास हमेशा सीधा और आसान नहीं होता, इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। स्रोत अप्रैल 2022 की त्रिकुट रोपवे दुर्घटना जैसी दुखद घटना का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो एक बहुत दुखद घटना थी और एक चेतावनी भी। लेकिन 2025 के लिए अपडेट ये है कि नए सुरक्षा मानकों के साथ रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड इसकी मरम्मत और लोड टेस्टिंग कर रहा है। इस घटना ने पूरे देश में ऐसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट के महत्व को रेखांकित किया है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। और भविष्य की बात करें तो देवघर के लिए 2025-26 के बजट में कुछ और बड़ी घोषणाओं की संभावना है। स्रोतों के अनुसार एम्स के अलावा एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा सकती है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार हो। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत महिला लाभार्थियों के लिए बजट में वृद्धि की भी उम्मीद है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है PRSAD योजना। PRSD योजना, ये क्या है? ये केंद्र सरकार की एक योजना है, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका मकसद देश भर के तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना है। इसके तहत बैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ के बीच एक तीर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और आसान और बेहतर हो जाएगी। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो देवघर की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे शहर की है जो अपनी जड़ों का बहुत सम्मान करता है, लेकिन आसमान में उड़ने की हिम्मत भी रखता है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, यह परंपरा और प्रगति का संगम है। यहाँ आस्था और इतिहास की नींव बहुत गहरी है, लेकिन इसकी नज़र विकास, स्वास्थ्य और वैश्विक कनेक्टिविटी के भविष्य पर मजबूती से टिकी हुई है। तो प्राचीन हरित की वन से लेकर आधुनिक एम्स तक और 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर भविष्य के प्लास्टिक पार्क तक, देवघर आज के बदलते भारत की एक बहुत ही अनूठी और जटिल कहानी कह रहा है। ये वास्तव में एक पवित्र भूमि से एक रणनीतिक केंद्र तक का सफर है। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ये अब सिर्फ एक आध्यात्मिक गंतव्य नहीं है, बल्कि ये पूरे संथाल परगना क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का इंजन बनने की क्षमता रखता है।